Okay guys, let's start solve some important question from electrostatic 1. क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं. The surface charge density of thin charged disk of radius r is a sigma. That's mean we have a disk. उस डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें क्या दिया है, सिग्मा. एंड रेडियस आर, उसकी रेडियस हमें क्या दे दी है, डिस्क की रेडियस आर है. Is sigma the value of electric field? Okay, disk of radius r is sigma the value of electric field at the center of this disk. मतलब ये डिस्क का जो सेंटर है वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बोलते हैं सेंटर को, वो दिया है हमें सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट with respect to the field at the center. The electric field along the axis at distance r from the center of the disk. डिस्क के सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लेता हूँ अभी. द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन चार्जेड डिस्क ऑफ रेडियस आर इज सिग्मा. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड एट द सेंटर. The electric field along the axis at distance r from the center of the disk. मतलब यहाँ इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई होगी. वो ई वैल्यू कितनी होगी, बरोबर. पहला क्वेश्चन तो ये है. अगर वो हमें पता चल जाए तो हमें आंसर में, आप देखो हमें क्या बताना है, रिड्यूस बाय 70.7, रिड्यूस बाय. मतलब हमें क्वेश्चन में ये पूछना चाहते हैं कि सेंटर के कंपैरिजन में हमें एक बात पता है कि जितना अपने डिस्क से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी. तो आप आर जितना डिस्टेंस दूर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना परसेंटेज रिड्यूस हुई, ये पूछना चाहते हैं. बात समझ में आ रही है कि इन व्हाट अमाउंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क. तो ये है हमारा क्वेश्चन. अब हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिस्क के सेंटर से कोई इन जनरल डिस्टेंस अपने मान लेते हैं. सपोज अपने डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से कोई x जितने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, x जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितनी होगी. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए. ये दो तरीके से हम, ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जेई में तो हमें इसका डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए. पहले आज हम अपने इसका फार्मूला डिराइव करेंगे एंड देन याद कर लेंगे. डन है. तो कैसे ये डिराइव कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डिस्क. अगर डिस्क को हम इमेजिन करने जाए तो ये एक्चुअली बहुत छोटी छोटी रिंग से बनी हुई होगी. सही बात है या गलत? अगर ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी रिंग हम इमेजिन करें और वो सारी रिंग को हम एक साथ जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये डिस्क मिल जाएगा. तो लेट सपोज अ रिंग विच हैव रेडियस y, जिसकी रेडियस हम क्या सपोज कर लेते हैं, y जितनी रेडियस है, और उस रिंग का जो विड्थ है वो कितना है, dy. डन है. अब हम ऑलरेडी एक चीज डिराइव करके आए. अगर हमारे पास रिंग है जिसका रेडियस r है और उसके सेंटर से x जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितनी होती थी, तो हम याद करके आए. अगर उसके ऊपर टोटल चार्ज Q हो तो ये वैल्यू होती थी k क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2. तो ये एक रिंग के कारण x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है. तो ऐसे ही हम एक y रेडियस वाली रिंग कंसीडर की है जिसका विड्थ dy है, और उस y रेडियस वाली रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की इक्वेशन हम लिख सकते हैं. अब ये छोटी सी रिंग है तो छोटी सी रिंग के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी कितनी होगी, dE होगी. तो D का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट डाउन DE इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, वहाँ पे टोटल चार्ज Q पता है रिंग के ऊपर. अब ये जो हमने रिंग बनाई उसके ऊपर का टोटल चार्ज क्या मान लेते हैं, DQ मान सकते हैं. तो वो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन अपना क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू K DQ x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे r रेडियस था, यहाँ रेडियस क्या है, y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू 3/2. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम
नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन दिस इक्वेशन। अब डी क्यू कितना होगा, तो हमें यहाँ पे कौन सी डेंसिटी देकर रखी है, सरफेस डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया में सिग्मा जितना यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, तो अपना ये जो रिंग है उसका भी कोई एरिया बनता होगा। अब रिंग का देखो रेडियस आर है तो सरकमफेरेंस क्या होगा 2πr और विड्थ dy है, तो एरिया नॉर्मली क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। या अगर यहाँ पे मान लो इसका रेडियस r है तो ये पूरा सरकमफेरेंस कितना होगा 2πr, और विड्थ हमने कितनी मानी है इसकी, तो r की जगह हमारी रेडियस y है तो क्या लिख सकते हैं 2πy, एंड विड्थ dy है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस रिंग का एरिया मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम, 2πy इंटू डी वाई। चलो तो ये एक डेरिवेशन हमें पता होना चाहिए, नॉट अ बिग डील, डायरेक्ट लिखते हैं। सो डी क्यू इज नथिंग बट सिग्मा इंटू क्या लिख सकते हैं डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, एंड सिग्मा डी ए होता है रिंग के लिए 2πy एंड डी वाई। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ डी क्यू। डन है ये, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, वैल्यू डी क्यू अंदर रख सकते हैं इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा। सो this small value of dE can be written as k, instead of dq we can write down sigma 2πy dy into x, डिवाइड में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू 3 डिवाइड बाय 2। डन है। अब हमें ऐसे सारी रिंग का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये रिंग का विड्थ कहाँ से कहाँ चेंज होता है, तो 0 से लेके कहाँ तक चेंज होगा, रेडियस r है हमारे डिस्क की तो r तक। तो नाउ लेट्स डू इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से कहाँ तक r, टोटल इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल सकते हैं, क्या क्या कांस्टेंट है, तो k, सिग्मा, 2π और ये x, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएंगे। अंदर बचेगा अपने, क्या बचेगा अपने, k सिग्मा 2π y इंटू डी वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू 3/2। कोई प्रॉब्लम। अब हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। कौन सी मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड यू विल लर्न इन योर 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन। अगर बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो भी चिंता की बात नहीं है, सिंपल है। देखते हैं यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि y इज इक्वल टू क्या इमेजिन कर लेते हैं x tan थीटा, y इज इक्वल टू क्या इमेजिन कर लेते हैं x tan थीटा। तो वाई स्क्वायर अपने को किसकी वैल्यू रखनी है, वाई स्क्वायर की भी, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे। और दूसरी बात, इसको आगे ले जाए अपने नेक्स्ट पेज पे। चलो यहाँ पे ही करते हैं, इस y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो y का क्या लिख सकते हैं, dy डिवाइड बाई डी थीटा, और सामने x तो कांस्टेंट है एज इट इज, tan थीटा का क्या होता जाता है सेक स्क्वायर थीटा। डन है। तो ये हो गया अपना। अब ये डी थीटा को सामने ले जा सकते हैं, तो सामने ले जाएंगे तो ये डी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपने डी थीटा। कोई प्रॉब्लम। तो देखो हमारे पास डी वाई की वैल्यू आ गई, y आ गया और वाई स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे y dy एंड वाई स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं अपने एंगल के फॉर्म में, हाँ या ना। चलो कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं E इज इक्वल टू k सिग्मा 2πx, k सिग्मा 2πx इंटीग्रेशन में y की जगह x tan थीटा और dy की जगह x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, x tan थीटा और dy की जगह x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई प्रॉब्लम। और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और पावर कितनी है 3/2। कोई प्रॉब्लम। यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, k की जगह क्या लिख सकते हैं अपने सिग्मा 2πx, k की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ से चलो ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा एंड 2 2 जा 4, तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे यहाँ x भी है लेकिन उसको अंदर ले जाते हैं, x को कहाँ ले जाते हैं? अपने अंदर ले जाते हैं। चलो तो ये हो जाएगा, अंदर x ले जाएंगे तो एक x ए एक्स और ये वाला x, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक्स क्यूब इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब नीचे से x एस टू पावर 3/2 है तो x कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट है तो x हो जाएगा, लेकिन क्यूब है तो क्या रहेगा? एक्स क्यूब। डन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेक थीटा और उसका क्यूब क्या हो जाएगा? सेक क्यूब, सॉरी यस सेक क्यूब थीटा। डन है ये। तो यहाँ से एक्स क्यूब क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से सेक स्क्वायर और ये सेक क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा डी थीटा। टेन डिवाइड बाय सेक क्या होता है गाइस? साइन बाय कॉस, 1 कॉस, बरोबर ना? तो क्या हो जाएगा? कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बरोबर। और क्या बचेगा? साइन थीटा, तो ये क्या आएगा? साइन थीटा डी थीटा। कोई प्रॉब्लम? साइन का इंटीग्रेशन कॉस थीटा सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। डन है। और ये अपना आ गया आंसर। अब कॉस थीटा, अब हमने लिमिट नहीं चेंज की है तो एक काम दूसरा भी कर सकते हैं, फिगर में से देखकर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालते हैं, चलो। तो 2 सेकंड का काम है, निकाल देते हैं। ये मान लो रिंग है जो इस x डिस्टेंस पे कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो इस फिगर से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? तो कॉस थीटा एडजेसेंट साइड x डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये x है ये y है तो हाइपोटेनियस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू 1/2। तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू 1/2। कोई प्रॉब्लम? तो ये कॉस थीटा की वैल्यू वहाँ इनपुट कर सकते हैं, कर देते हैं। चलो तो या हियर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, साइड में आते हैं थोड़ा, this we can written as is equal to sigma divided by 2 epsilon naught. Instead of cos theta we can write down x, क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू 1 डिवाइड बाय, लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? तो हमारी लिमिट थी 0 से लेके r, तो हम लिख सकते हैं 0 से लेके r। वेरिएबल कौन था? y, बरोबर ना? y क्या है? हमारा वेरिएबल था। चलो तो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना? माइनस r डिवाइड बाय x। ओके, x तो एज इट इज रखेंगे, माइनस x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखना है? r, तो r स्क्वायर रेस टू 1/2। डन है ये। फिर इंटीग्रेशन वाला माइनस एंड देन अब फॉर्मूला वाला माइनस, माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और उसकी पावर क्या है? 1/2, तो एक्स स्क्वायर की पावर क्या है? 1/2। डन है। तो ये अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, x बचेगा और x कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। +1 को आगे लिख सकता हूँ मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट डिस्टेंस x कैन बी रिटन एज सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। उसको ऐसे स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं गाइस, लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फाइनल इक्वेशन। डन है ये। कोई प्रॉब्लम? तो इस हिसाब से हम मैथमेटिक्स का यूज़ करके यहाँ तक जा सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब हम तैयारी करते हैं तो ऐसे इक्वेशन हम याद करके जाते हैं, डिराइव करने बैठते हैं। कोई नई प्रॉब्लम आ जाए अननोन, तो हमें इंटीग्रेशन करके डिराइव करना भी आता होना चाहिए।
लेकिन अगर नोन हो, नोन सिमेट्री हो, तो उस सबके इक्वेशन याद करके जाएंगे। जैसे डिस्क है, फाइनाइट वायर है, ओके, स्फीयर है, ये सब चीज़ें होती है, उनको हम याद रखेंगे। डन है ये। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट डिस्टेंस एक्स। अब हमें क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई कहाँ पे फाइंड करनी है, तो एट डिस्टेंस आर पे करनी है। तो अब इस फॉर्मूला में हम एक्स की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे, आर रखेंगे। चलो तो इसको उठाते हैं और आगे का काम चालू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर कैन बी रिटन एज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, आर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 1/2, ऐसा हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह आर रखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डन है ये। तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ, अभी नहीं करता हूँ। 1 माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाई √2r। तो ये आर आर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 डिवाइड बाय, ये क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर, और हमें दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, दैट्स मीन सेंटर ऑफ द डिस्क, कितना दिया है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो आप ओ से आर पे जाओगे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई। तो हमें क्या फाइंड करना है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुई। तो पहले हमें चेंज निकालना पड़ेगा, और उस चेंज का क्या फाइंड करना पड़ेगा, परसेंटेज। तो हम चेंज निकालते पहले डेल्टा ई, डेल्टा ई कैसे फाइंड होगा, तो ई ओ माइनस ई आर, ई ओ है अपना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ई आर को अभी ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, या तो हाँ लिख ही देता हूँ। ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइड बाय √2। डन है, हाँ लिखा, डन है, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, बरोबर। तो माइनस साइन है तो साइन भी चेंज कर दी, प्लस का क्या कर दिया, माइनस, माइनस का प्लस, ये फर्स्ट दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल्टा ई हमें क्या मिलेगा गाइज, तो डेल्टा ई हमें मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइड बाय √2। डन है। अब परसेंटेज निकालना है। 50 मार्क की एग्जाम में 30 नंबर आए तो क्या लिखते हैं, 30 डिवाइड बाई 50। तो ऐसे ही टोटल ओरिजिनल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था, और उसमें से कितना चेंज आया, ये, तो ये डिवाइड बाय ये क्या देगा, परसेंटेज। तो ये हमें लॉजिक याद होना चाहिए फिजिक्स की दुनिया में, कि चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय, ये अपने को क्या दे देगा, परसेंटेज, कि चेंजेस का जो परसेंटेज हुआ वो। तो हम डेल्टा ई फाइंड करके आए हैं, कितना आया, ये हमारा क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइड बाय √2, एंड ई नॉट हमने फाइंड दिया हुआ है, सिग्मा बाई कितना है, 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100। ये सिग्मा कैंसिल, 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या बचेगा, 100 डिवाइड बाय, और 100 डिवाइड बाय √2 अपने करने जाएंगे, कितना आता है, 70.7%। और ये क्या हुआ, इतनी फील्ड क्या हुई होगी, रिड्यूस हुई होगी। अब ऑप्शन देखते हैं, तो या ऑप्शन ए रिड्यूस 70.7, बाकी सब अलग अलग है, अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। डन है। तो इस हिसाब से अगर आप समझ सकते हैं कि इफ़ वी नो दिस इक्वेशन, अगर हमें ये इक्वेशन पता हो, कौन सा वाला, ये वाला, तो दिस विल बी अ 2 और 3 मिनट्स ऑफ वर्क। लेकिन ये इक्वेशन पता ना हो तो ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रास्ता कैसा हो जाता है, लंबा। जा सकते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलो गाइज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलो तो पहले डिटेल रीड करते हैं। द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रेटिक स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली हैज वॉल्यूम डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू ए बाय स्मॉल आर।
ओके, दैट्स मीन हमें दो कॉन्सेंट्रेटिक स्फीयर दिए हैं। क्या दिए हैं? स्फीयर। मैं नॉर्मली सर्कल से 2D में सर्कल से दिखाता हूँ, बरोबर। ये मान लेते हैं अपना पहला स्फीयर है इतना, और ये अब मान लेते हैं अपना दूसरा स्फीयर है। डन है? चलो तो, और ये दोनों स्फीयर का सेंटर, पहले वाले स्फीयर की रेडियस क्या है? पहले वाले स्फीयर की रेडियस है ए। कितनी है? ए। और दूसरे वाले स्फीयर की रेडियस कितनी दी है हमें? बी। ए वाले स्फीयर और बी वाले स्फीयर के बीच का रीजियन, मतलब ये वाला जो रीजियन है, दिस इज द बिटवीन रीजियन हुआ। और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, क्या है? रो। और वो रो क्या है दिया है हमें? ए डिवाइड बाय स्मॉल आर, वेर ए इज अ कांस्टेंट एंड आर क्या है? वेर ए इज कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज पॉइंट चार्ज क्यू। ओके, यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज क्या दिया है? कैपिटल क्यू। द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन दिस स्फीयर विल बी कांस्टेंट। ओके, अब प्रॉब्लम समझते हैं। यहाँ अंदर क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैपिटल चार्ज क्यू है। फिर ए रेडियस के बाद का जो स्फीयर है, ये वाला जो रीजन है, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी है। और ये चार्ज डेंसिटी आप देख सकते हो आर के साथ क्या हो रही है? बदल रही है। अगर चार्ज डेंसिटी बदल रही है, चार्ज बदल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी? बदलेगी, ऑब्वियस बदलेगी। तो ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती होगी। लेकिन यहाँ पे ए क्या है? कांस्टेंट। देखो, रो बदल क्यों रहा है? क्योंकि आर बदल रहा है। आर बदलेगा तो रो बदलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन हम अगर ए की ऐसी वैल्यू डिसाइड करें कि आर बदलने से ए अपने आप को एडजस्ट कर ले, तो रो की वैल्यू क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? तो हमें ऐसी ए की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे? कांस्टेंट। शब्दों से ज़्यादा जब इक्वेशन लिखेंगे तो और से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। करें स्टार्ट? चलो तो, पहला काम क्या रहेगा हमें? तो हमें ये जो रीजन है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये रीजन, और ये एक सिमेट्री फिगर है। स्फीयर क्या है? सिमेट्री है। और जब भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम कौन सा थियरम यूज करते हैं? गॉस थियरम। गॉस थियरम का पहला चरण क्या है? लेट्स इमेजिन गॉस थियरम, गॉसियन सरफेस विच हैव सिमेट्री विद द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉसियन सरफेस भी हम कैसे इमेजिन करेंगे गाइस? स्फीयर के शेप में। चलो तो, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं यहाँ से। चलो डन है, ये सेट कर लेते हैं थोड़ी मिनट में। चलो डन है, ये थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 चलता है। सपोज दिस इज अ गॉसियन सरफेस विच हैज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। कितने डिस्टेंस पे है ये? r डिस्टेंस पे है। ये गॉसियन सरफेस एक स्फीयर है ना? तो क्या लिख सकते हैं कि सपोज, ओके, इमेजिन अ गॉसियन सरफेस, इमेजिन अ गॉसियन सरफेस in shape of sphere of radius स्मॉल r। और ये r कहाँ है? तो a से बड़ा है और b से छोटा है। डन है। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर देखनी हो तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे गॉसियन सरफेस पे सेंटर से डिस्टेंस तो सेम है। अगर r सेम है तो रो कांस्टेंट हो जाएगा और q तो वही का वही है। तो इस पूरे स्फीयर पे E की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। E की वैल्यू में कोई चेंज आता नहीं है। तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इस स्फीयर के लिए क्या लिख सकते हैं? तो E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं इस स्फीयर पे E है, तो एरिया क्या होगा इस स्फीयर का जिसकी रेडियस r है? 4πr²। ये लिख सकते हैं गाइस, हाँ या ना? चलो ये अपना फर्स्ट हो गया। नाउ लेट्स अप्लाई गॉस थियरम। अब क्या अप्लाई करते हैं? अब गॉस थियरम से अगर फ्लक्स फाइंड करना हो तो फ्लक्स क्या होता है? नेट चार्ज या तो चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे चार्ज एनक्लोज हुआ है कैसे? तो ये टोटल चार्ज क्यू तो है ही है, और ये वाला जो रीजियन है, ये वाला रीजियन कहाँ से कहाँ तक का?
तो यहाँ तक तो a डिस्टेंस है और यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस है r, तो a से r तक का जो डिस्टेंस है वहाँ पे कुछ चार्ज ऐड हुआ होगा, वो हमें पता नहीं, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रो के अकॉर्डिंग। डन है। लेकिन सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में कितना चार्ज ऐड हुआ होगा q डैश, क्योंकि ये मेरी गॉसियन सरफेस है तो मैं चार्ज कौन सा लूंगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो इसके अंदर एक तो q है और एक इतने रीजियन में जितना चार्ज स्टोर हुआ होगा वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं q डैश। तो हम लिख सकते हैं ये वाली चीज Q गॉसियन, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कैपिटल Q प्लस Q डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन अराइज होता है कि ये Q डैश क्या होगा। सही बात है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q डैश। तो उसके लिए हम फिर से हमारा सफ़र शुरू करते हैं। क्या चालू करेंगे, इंटीग्रेशन। मान लेते हैं, एक इमेजिन करते हैं r रेडियस पे ही एक स्फीयर, क्या इमेजिन करते हैं, स्फीयर। आप मान लो कि ये एक यहाँ से यहाँ तक की एक सॉलिड स्फीयर जैसा है। तो सॉलिड स्फीयर कैसे बनता है, सेल से बनता है, सेल से बनता है ना। तो लेट्स इमेजिन अ सेल ऑफ रेडियस r, और उस सेल का विड्थ कितना मान लेते हैं अपने dr, मान सकते हैं ना, मान लेते हैं, यहाँ पे ही मान लेते हैं। ओके, ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सर्कल हो जाएंगे, इमेजिन कर लेते हैं। चलो तो इमेजिन कर सकते हैं अपने लोग। ओके, ये लेवल पे आके उतना तो कर सकते हैं। तो अपना जो चार्ज है वो कितना लिख सकते हैं, तो अपने को पता है कि मान लेते कि ये जो, ओके पहले लिख देता हूँ, लेट्स इमेजिन अ सेल बिटवीन द रीजियन ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू a टू r इज इक्वल टू r, इसके बीच में या तो r इक्वल टू b लिख देता हूँ, बरोबर। ये रीजियन में कोई अपने क्या मान लेते हैं, एक सेल मान लेते हैं। ओके, सो उस सेल के बारे में अगर हम चार्ज लिखना चाहे तो वो छोटे से सेल में चार्ज dq होगा, और वो कितना लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है तो रो इंटू डी हो जाएगा ये। कोई प्रॉब्लम? अब हमने जो सेल कंसीडर किया है उसकी रेडियस क्या मान ली है हमने, रेडियस क्या है उस सेल की, r है। तो रो तो एज इट इज, और वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, तो सेल का जो विड्थ है, सेल की जो विड्थ है वो उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, रेडियस r है और विड्थ क्या है dr। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या देगा, वॉल्यूम। तो सेल का एरिया क्या होता है 4πr², तो एरिया लिख सकते हैं 4πr² एंड विड्थ लिख सकते हैं dr। तो ये क्या मिला अपने को, dq। रो हमें पता है क्या होता है, सी रो डिवाइड बाय, अरे a डिवाइड बाय r। अब ये तो कहाँ से, ये तो स्मॉल चार्ज हुआ, हमें ये चार्ज कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो हमें ये चार्ज चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो a से लेके r तक, या तो आप ऐसा इमेजिन कर लो b तक, बरोबर ना, कि r तक रखना है, फिर r पे रखने के बाद b पे लाना ही पड़े, ओके r तक रखना पड़ेगा, सॉरी, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, यू आर राइट। सो अपना ओके, अपनी लिमिट कहाँ से रखेंगे, a से लेके r तक रखेंगे। सो इंटीग्रेशन करना है, चलो तो गाइस, तो लेट्स डू इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल चार्ज हमें q डैश मिलेगा क्लोज सरफेस के अंदर, और लिमिट हम कहाँ से कहाँ रखेंगे, a से लेके r तक, और हमारा फॉर्मूला रहेगा रो 4πr² dr। कॉमन क्या निकलेगा गाइज, तो 4π कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे रो की वैल्यू हमें पता है, रो कितना दिया है अपने को, a डिवाइड बाय r, तो वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज a डिवाइड बाय स्मॉल r इंटू 4π निकल गया है, क्या रहा है r² dr। तो ये एक एक r कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल A भी कांस्टेंट बोला है तो उसको भी बाहर ले सकते हैं। तो q डैश इज इक्वल टू 4πa r dr, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4πa, ये हो जाएगा r² डिवाइड बाय लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से लेके r तक, 2 बाहर जा सकता है तो 2 बाहर ला देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2πa,
लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट आर स्क्वायर, लोअर लिमिट ए स्क्वायर, तो ये अपने क्या मिल गया, क्यू डैश। डन है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने क्यू डैश फाइंड किया। अब क्यू डैश की वैल्यू कहाँ रखेंगे, अपने इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में फाई की वैल्यू क्या है हमारी, q प्लस क्यू डैश है हमारा 2 पाई ए इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम? इसको 2a इक्वेशन बोल देते हैं। अब ये भी फ्लक्स और ये भी फ्लक्स दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, गॉस मेथड में यही करते थे। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्लस 2 पाई ए इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमें e को कांस्टेंट बनाना है। e कांस्टेंट कब बन सकता है, यहाँ पे r वेरिएबल है, क्या है, r इज द वेरिएबल। तो एक सिंपल सी बात है, इस साइड से ये वाला आर स्क्वायर इस साइड वाले आर स्क्वायर से कट हो जाए तो ही ये इंडिपेंडेंट हो सकता है, बरोबर ना, तो ही ये e कांस्टेंट हो सकता है। इफ दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, इफ इक्वेशन इज बिकम independent of r, then value of e become constant। और r से इंडिपेंडेंट कब हो सकता है, जब इस साइड तो आर स्क्वायर है और इस सब में से आर स्क्वायर कॉमन होके कट हो जाए तो ये हो सकता है। लेकिन देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, चलो राइट साइड को, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्लस 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस 2 पाई ए स्क्वायर। अगर देखो ये टर्म और ये टर्म, ये दो टर्म में आर स्क्वायर टर्म नहीं है, इसके कारण आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता। अगर ये और ये नहीं होते तो आर स्क्वायर कट हो जाता। बात सही है ना, सही बात है कि गलत है? अगर ये दो टर्म होते ही नहीं तो देखो आर स्क्वायर क्या हो जाता, कट हो जाता। तो ये दो का सम, ये कौन सा टर्म है, तो q माइनस 2 पाई ए स्क्वायर, ये दिक्कत कर रहा है हमें। अगर ये क्या होता, 0 होता, तो फिर ये e इंडिपेंडेंट ऑफ r हो जाता। तो इसको क्या मान लेते हैं, 0, क्योंकि हमें तो e कांस्टेंट बनाना है। e कांस्टेंट बनाने की कंडीशन क्या है, ये क्या होना चाहिए, 0। अगर ये 0 होगा तो q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई ए स्क्वायर। डन है। और यहाँ पे हमें, आप क्वेश्चन के अंदर देखो क्या चाहिए, क्या चाहिए, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ द स्फीयर विल बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए ये कंडीशन है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से ए की वैल्यू, ए बिकम क्यू डिवाइड बाय 2 पाई ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अगर ए की ये वैल्यू होगी तो ई क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब q डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, ऐसा वैल्यू कहाँ पे है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, q डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या आएगा गाइस, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसा है कि आपका प्रीवियस नॉलेज काम में नहीं आएगा। यहाँ पे तो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन एज पर द सिचुएशन, तो हमें ऐसी सारी टेक्निक पता होनी चाहिए। डन है, जाए आगे के क्वेश्चन की तरफ। चलो तो कोई डाउट यहाँ तक, 100% ना? चलो तो आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a charge is distributed uniformly on volume of the sphere with volume charge density। ओके, कोई स्फीयर है और उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है विद दिस इक्वेशन। रो आर की वैल्यू दी है a डिवाइड बाय आर स्क्वायर e रेस टू माइनस 2r बाय a, e रेस टू माइनस 2r डिवाइड बाय a, वेयर कैपिटल A एंड स्मॉल a आर द कांस्टेंट।
और स्मॉल आर, ओके, कैपिटल ए स्मॉल ए आर द कांस्टेंट एंड स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, समझ सकते हैं। इफ क्यू इज द टोटल चार्ज, इफ q is the charge of the sphere then radius r is equal to blank। अगर टोटल चार्ज q है तो रेडियस r क्या हो सकता है? तो बेसिकली हमें उसका चार्ज डेंसिटी दे दिया है और उस r उसका स्फीयर का रेडियस भी दे दिया है। उस स्फीयर का रेडियस क्या है गाइस, r है। तो उस r रेडियस वाले स्फीयर में टोटल चार्ज क्या फाइंड करना है, q फाइंड करना है। अगर q पता होगा तो आगे का हम सोच सकते हैं। डन है, तो पहला टास्क समझ में आया। अब ऐसे यहाँ जहाँ पे डिस्टेंस के साथ चार्ज बदलता हो वहाँ पे टोटल चार्ज कैसे फाइंड किया जा सकता है, इंटीग्रेशन से। तो करें कार्यक्रम स्टार्ट। तो हम लिख सकते हैं, ओके, हम क्या इमेज अभी हमने किया था, स्फीयर में चार्ज निकालने की मेथड क्या है, तो हम स्फीयर के अंदर क्या इमेजिन करेंगे, स्मॉल आर रेडियस वाला सेल जिसकी विड्थ कितनी होगी, डी आर। तो उस डी आर सेल वाले में लेट्स इमेजिन अ सेल, imagine a cell which has radius r and width कितनी होगी गाइस, तो उसका स्मॉल वॉल्यूम dv कितना हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय विड्थ। उस स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और विड्थ कितनी है, तो उसका स्मॉल चार्ज dq कितना हो जाएगा, रो इंटू dv, बरोबर। तो रो अपना दिया है, ये रहा रो इंटू dv कितना अपना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अभी जैसा किया सेम टू सेम वही स्टेप, सिर्फ रो वहाँ पे अलग था, यहाँ पे रो अलग है। तो ये अपने को क्या मिल गया, डी क्यू। अगर टोटल क्यू चाहिए तो दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। आ जाते हैं मार्केट में तो सो लेट्स डू इंटीग्रेट बोथ द साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन और इस साइड क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू जो बोला है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो आर कहाँ से कहाँ तक चेंज करेंगे, 0 से लेके स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर तक। रो इट इज़ फंक्शन ऑफ आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यहाँ पे रो आर की वैल्यू रख देते हैं राइट साइड आके। चलो तो पहले तो ये 4 पाई कॉन्स्टेंट है, कहाँ निकाल देता हूँ बाहर, 0 टू आर, रो आर की वैल्यू लिख सकते हैं कैपिटल ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर ई रेस टू माइनस 2r डिवाइड बाय ए इंटू 4 पाई हमने बाहर निकाल दिया है इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। कोई प्रॉब्लम? अब जो कांस्टेंट है उसको और बाहर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैपिटल ए कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं तो दिस विल बी कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 4 पाई ए इंटीग्रेशन आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, ई रेस टू माइनस 2r डिवाइड बाय ए इंटू डी आर। सही है। अब ई रेस टू के एक्स का इंटीग्रेशन पता है सबको, ना पता हो तो बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ई रेस टू के एक्स, किसका, ई रेस टू के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमें पता है ई रेस टू एक्स कैसी चीज़ है, कभी बदलती, जैसे ही डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो तो भी रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन करो तो भी रेस टू, तो इंटीग्रेशन तो इसका ई रेस टू के एक्स ही रहेगा, लेकिन कोफिशिएंट हो एक्स का इंटीग्रेशन में तो उससे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू के एक्स डिवाइड बाय के। डन है, प्लस सी। तो ये हुआ फॉर्मूला, डन है। अब कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। आपको अब ऐसा क्वेश्चन यहाँ में मैं नहीं आंसर दे सकता, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं जानते हो वहाँ पे, यहाँ लिमिट ना रखो तब ऐसा रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट है अपने पास, बरोबर ना। चलो वो मैथ्स में आप सीखोगे प्लस सी क्यों रखते हो, अभी हम आगे जाते हैं। चलो ये अपना हो जाएगा 4 पाई ए ई रेस टू एक्स जैसा ही फॉर्म है, -2 बाई क्या है, कांस्टेंट है और आर वेरिएबल है, और आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 2r डिवाइड बाय ए, और कांस्टेंट से डिवाइड मतलब -2 बाय ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से r। कोई प्रॉब्लम? समझ में आई ये बात, हाँ या ना? चलो तो ये a ऊपर आएगा और -2 नीचे जाएगा, तो इसको बाहर निकाल दे अपने, तो क्या हो जाएगा ये -8/2 इंटू 4 पाई ए। कोई प्रॉब्लम?
भाई डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, तो यहाँ ई रेस टू के एक्स डी एक्स का क्या होगा, ई रेस टू के एक्स। ऐसा नहीं कि एक्स डी एक्स का क्या लिखता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो फिर डी एक्स का कुछ करता है। चलो तो ये हो जाएगा 4 पाई ए, अंदर आएगा ई रेस टू माइनस 2r बाई ए लिमिट 0 टू r। कोई प्रॉब्लम गाइस, समझ में आ रही है बात। अब एक बार स्मॉल आर की वैल्यू क्या रखेंगे, कैपिटल आर, और एक बार क्या रखेंगे, 0। चलो तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2 टू जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2 पाई ए ई रेस टू माइनस 2 कैपिटल आर डिवाइड बाय ए। कोई प्रॉब्लम, माइनस इंटीग्रेशन का आएगा पहले, फिर यहाँ पे ई रेस टू माइनस 2 आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिवाइड बाय ए। कोई प्रॉब्लम, ई की पावर 0, किसी की भी पावर 0, आंसर क्या आता है, 1 क्या आता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 2 पाई ए, इस माइनस को अंदर दे दूँ तो यहाँ 1 आया था, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2r डिवाइड बाय ए। ये क्या मिल गया अपने को, टोटल चार्ज क्यू। डन है, ये माइनस को अंदर दे दिया, तो ये माइनस, ये 1 वाला टर्म क्या हो गया प्लस, और ये क्या बन गया माइनस, क्यू आ गया। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन खत्म हुआ, हमें क्यू और आर का रिलेशन देखना है। और आप देख सकते हो आर तो कहाँ है, ई की पावर में पड़ा है, तो यहाँ से कुछ हो सकता, इसको और आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स चालू होता है। कौन से स्टैंडर्ड का, 9th। हमारे ज़माने में 9th में लॉग चैप्टर आता था, फिर आपके ज़माने में निकाल दिया। यहाँ आ जाते हैं, वैसे आपको सिखाया है मैंने, आता है राइट। चलो तो लगाते हैं अपना नॉलेज। हम इक्वेशन पहले लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू 2 पाई ए 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2r डिवाइड बाय ए। इसको यहाँ नीचे ले जा सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाय 2 पाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2r डिवाइड बाय ए। ऐसा होगा ये, डन है। अब ई रेस टू माइनस 2r बाई ए को लेफ्ट साइड और इसको राइट साइड ले जाता हूँ, ले जा सकता हूँ। चलो तो ये हो जाएगा अपना, इसको इस साइड लाऊंगा पॉजिटिव, माइनस 2r बाई ए इज इक्वल टू, ओके। यहाँ पे एक छोटी सी बात, यहाँ पे ये कैपिटल आर कर दिया हमने लिमिट रख देने के बाद, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर। सही बात है ना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो ये अपना हो जाएगा ई रेस टू माइनस 2r बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू डिवाइड बाय 2 पाई ए। डन है। अब हम दोनों साइड क्या लिख सकते हैं, लॉग। क्या लिख सकते हैं, या तो ln लिखो शॉर्ट में, या पूरे में क्या लिख सकते हैं उसको, लॉग। बेस क्या रखेंगे, ई। तो दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि अगर लॉग के अंदर पावर हो तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे, और अंदर क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स। डन है, याद आ रही है चीज़ें। और दूसरा रूल हम सीखे थे कि लॉग ई और ई जो बेस हो उसी वही चीज़ अंदर हो, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होता है। अप्लाई करते हैं दोनों साइड लॉग, तो लॉग अप्लाई करेंगे तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे। तो ये लिख सकते हैं माइनस 2r बाय ए, लॉग बेस क्या माना है, ई, और ब्रैकेट में भी क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। और सामने क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 पाई ए। डन है। अब हमें क्या मांगता, आर चाहिए। ए कहाँ भेजेंगे, ऊपर, और 2 कहाँ भेजेंगे, नीचे। ऐसा ही कुछ फॉर्मेट है, हाँ ऐसा ही कुछ फॉर्मेट है, ओके। एक काम करते हैं, पहले इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है, क्योंकि आप देखो डिनोमिनेटर वाले टर्म है, तो एक और डेरिवेशन करना पड़ेगा। इसको पहले 2 मिनट रुकते हैं, इसका इन्वर्स लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका इन्वर्स लेंगे, तो ये नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये अपना इन्वर्स लेंगे, तो दिस विल बी ई रेस टू 2r बाई ए,
और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस क्यू बाई 2 पाई ए, कोई प्रॉब्लम, उल्टा हो जाएगा दोनों साइड। अब हम लॉग ले सकते हैं, अब लॉग लेते हैं, लॉग लेंगे तो 2r बाय ए आगे आ जाएगा, लॉग बेस ई और ब्रैकेट में भी ई। ये इन्वर्स क्यों किया, क्योंकि आंसर में ऐसा चाहिए, बरोबर ना। आंसर को भी देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिर्फ हम कैलकुलेशन अपने हिसाब से करते जाएंगे नहीं। इज इक्वल टू लॉग और ब्रैकेट में सेम टर्म 1 माइनस 1 डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई 2 पाई ए, डन है। तो यहाँ से r, ओके, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, a ऊपर 2 नीचे। तो यहाँ से हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, नए पेज पे लिखूँ, नए पेज पे लिखता हूँ, दिस इज 2r बाय, यस 2r बाय ए इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पाई ए। So this will be, radius r can be written as a by 2 log of 1 divided by 1 minus 2 पाई ए। ऐसा ऑप्शन हमें कहीं दिख रहा है गाइस, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, टू ए बाई 2 लॉग 1 माइनस, ओके ये q था, ओके आगे से हम यहाँ पे ये q, यहाँ से हम ये वाला, ओके यहाँ पे सिर्फ हमने q हटा दिया। चलो बाकी सब सही है। तो अपना आंसर कौन सा मैच हुआ गाइस, बी वाला, कौन सा वाला, बिंगो। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। कर सकते हैं, इजी, बहुत इजी नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी होए ही नहीं। हमने कुछ खास काम नहीं किए हैं, हमने लॉग लगाया है, इंटीग्रेशन किया है, कंडीशनें लगाई है छोटी मोटी सी, और यहाँ पे जो जो भी किया वो सब आप सीखे हुए हो, बरोबर ना। लेकिन एक साथ इतना सारा यूज़ नहीं किया, करना है अभी। चलो तो जाए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट इसके अंदर आया ना, ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इतना परफेक्ट एक एक स्टेप तो बताया, अब क्या डाउट हो सकता है। चलो आगे जाए, आगे वाली प्रॉब्लम देखते हैं। 18 नंबर, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, चलो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, टू चार्जेड थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, यहाँ पे आपको दिखाई है, मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ, मैं अभी क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। चलो मैंने उल्टे एरो ले लिए, इसको यहाँ से ऊपर और इसको यहाँ से ऐसे। भाई ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स, ओके डायरेक्शन से उतना लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक्स ए जेड, जेड एक्सिस पे कौन सा चार्ज डेंसिटी दिया है, माइनस सिग्मा, और एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव सिग्मा, डन है। और ये दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, क्वेश्चन पढ़ो, टू चार्जेड थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा वेयर, ओके। और एक गहरी बात भी बोली है कि जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव से कैसा है गाइस, ज्यादा है, बड़ा है। इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रहा मेरा ओरिजिन। एट राइट एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द सिस्टम, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सी होगी, डी होगी। सब लोग क्या सोचते हैं, डी होगी, सब ऐसा नॉर्मल वो HC वर्मा आप सॉल्व करते हो तो पहली बार में जो आंसर लगता है ना आपको वो होता, यहाँ पे भी ऐसी ही बात है, सब लोगों को लगेगा डी, लेकिन है। और बहुत पोपलू नॉलेज यूज करना है, बताओ कैसे करेंगे, आ जाओ मार्केट में। चलो सिंपल से आंसर देंगे, कैसे आंसर देंगे,
सिंपल से मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। अब क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, पॉजिटिव प्लेट यहाँ है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी या नीचे? ऊपर होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाले क्वाड्रेंट में बात करूँ तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव। डन है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये क्या है अपना E ड्यू टू पॉजिटिव। अब दूसरा, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ऐसी होगी, परपेंडिकुलर टू द शीट और अंदर आती हुई। तो उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ गाइस, हाँ या ना? दिखा सकते। लेकिन ये नेगेटिव वाला जो, ओके चलो पहले इन जनरल सीख लेते फिर लास्ट का कंक्लूजन बताऊंगा। ये ऐसे दिखा सकते। चलो तो अब यहाँ पे आप ट्राइंगल लॉ सीख कर आए कि नहीं आए हैं? एक वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा? तो रिजल्टेंट वेक्टर भाई टेल टू हेड, टेल टू हेड, तो फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक ऐसा आएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ऐसी होगी, यहाँ जाती हुई। कहाँ जाती हुई? डन है, इतना समझ में आया? अब सोचने का तरीका समझ में आ गया। अब स्पीड में काम करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड, क्योंकि नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स द प्लेट, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो यहाँ ऐसी होगी, यहाँ। डन है। सर्कल तो आएगा ही नहीं भाई। अब नीचे आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा? ओके, ये क्या है अपना? ये है अपना E पॉजिटिव और ये क्या है अपना E। अब थर्ड क्वाड्रेंट में E पॉजिटिव कहाँ होगा भाई? ऊपर ही होगा। कोई ओके, ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड गोइंग अवे फ्रॉम द सीट्स, तो कहाँ होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में E पॉजिटिव डाउनवर्ड हो जाएगा। और ये वाली प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा होगा। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी गाइज? हाँ, ट्राइंगल लॉ पूरा करता हूँ। वैसे पैरेललोग्राम लॉ से भी बना सकते हैं। मैं ऐसे बनाता ना, दो के टेल को साथ में कनेक्ट करे तो पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम, चलो कोई बात नहीं, आपको ऐसा अच्छा लगता है ऐसा। ये प्लस और ये E ड्यू टू माइनस कैसा रहेगा फील्ड? ऐसा। डन है। और यहाँ पे सोच लेते हैं लास्ट वाला। यहाँ पे भाई आवाज नहीं, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? डाउनवर्ड। एंड नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इस साइड में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। तो आप एरो देख लो। अब मैं इसका ये एक रफ डायग्राम बना, उसका मैं अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। थोड़ा कैसा बनाता हूँ? अच्छा। तो इस साइड पे एरो कहाँ होना चाहिए? इस साइड होना चाहिए। और यहाँ पे एरो कहाँ होना चाहिए? इस साइड होना चाहिए। डन है। थर्ड क्वाड्रेंट में एरो कहाँ होना चाहिए? इस साइड। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ होना चाहिए? तो ऐसे और ऐसे एरो होने चाहिए, पहली कंडीशन। तो ऐसे ऐसा, पहले तो ऐसे डायग्राम कहाँ दिखती है? तो बी और सी, ए और डी गायब हो गई। अब बी और सी में देखो, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब ये दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करूं? तो वो सोचने के लिए हमें कंडीशन दी है। क्या दी है? पॉजिटिव फील्ड ज्यादा है। डन है। अब आप सोच के देखिए, अब जो मैं बोल रहा था वो सोच के देखिए। जिसकी फील्ड, अब हमारा वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? हम वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जितना मैग्नीट्यूड बढ़ा उतनी लेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर मैं एक प्रैक्टिकल, चलो एक वाला करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, कि यहाँ पे E ड्यू टू पॉजिटिव की लेंथ ज़्यादा होगी या कम होगी? आंसर है ज़्यादा होगी। एंड E ड्यू टू नेगेटिव की लेंथ कैसी होगी? कम होगी। अगर ये दो वेक्टर को कनेक्ट करूंगा तो ये लेंथ कैसी आएगी? लंबी आएगी ऐसे। मतलब यहाँ पे ये कैसा होगा? ऐसा लंबा होता जाएगा भाई। सही बात है कि गलत है? स्क्वायर जैसा होगा, है ना? ये ऐसे लंबाई वाला होगा और नीचे भी ऐसा होगा। ये कैसा होगा? ऐसे नीचे की साइड क्या होगा? लेंथ ज्यादा होगी। तो अब बताओ कौन सा आएगा, सी या बी? बी आएगा। कौन सा आएगा? तो हमारा आंसर देखो, बी में ये लेंथ लॉन्ग है ना, वाई एक्सिस पे लंबा है ये,
बरोबर ना। तो वाई एक्सिस पे लेंथ कब बढ़ेगी, जब ये चीज़ होगी। तो ये चीज़ क्यों होगी, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, नेगेटिव कम है तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो वाई एक्सिस पे ये लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आंसर क्या आएगा अपना बी। कोई प्रॉब्लम गाइस, हाँ या ना। तो उसमें क्या था भाई, 11th का नॉलेज था वेक्टर सम, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ आता होना चाहिए और वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। डन है, ये कर सकते हैं ऐसा। जाए आगे, चलो तो अब हम प्रॉब्लम नंबर जाएंगे। ये कौन से नंबर की थी, 18 नंबर थी। अब जाते हैं 20, कहाँ जाते हैं 20। हाँ भाई, ये एक लास्ट क्वेश्चन कर ले, बरोबर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 20, थक गए, लिमिट आ गई, टेस्ट कल देना परसों देना ना ना ना, ये एक ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप भी देख सकते हो लोमांसी जी, आपका ही फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स तो सबका है भाई, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म चार्जेड थिन वायर ऑफ लेंथ एल। यूनिफॉर्म चार्जेड वायर है और फाइनाइट लेंथ है एल, कैरिंग चार्ज क्यू, द डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड इज दिस, फाइंड आउट व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो फिर से घूम फिर के वही बात आ गई, फॉर्मूला पता होना चाहिए तो बात कैसे होगी, ऐसे। और फॉर्मूला पता ना हो तो भी बात तो होगी, लेकिन कैसे, ऐसे बरोबर। तो चलो फटाफट क्या ओके, हमने एक फॉर्मूला डिराइव करके रखा है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, 2k लेमड़ा बाय आर, लेकिन वो इनफाइनाइट वायर था, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, और ये फाइनाइट है, क्या है। चलो फाइनाइट का देख ले एक बार, लेट्स सी। चलो तो पहले तो एक थियरी देख लेते हैं। ई ड्यू टू वायर ऑफ लेंथ एल, कितना लेंथ है, एल लेंथ है। करे स्टार्ट गाइस, हाँ या ना, ऐसे हाँ बोलने का, क्या बोलने का, हाँ। ये मेरा वायर है जिसकी लेंथ क्या है गाइस, लेंथ एल है, और मान लेते उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्बडा है, फाइनाइट वायर है। उसके कोई पर्टिकुलर पॉइंट से मान लेते यहाँ कोई पॉइंट है ओ, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी सेंटर पे हो ऐसा जरूरी, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, कोई प्रॉब्लम। इस ओ से एक्स जितने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, एक्स बोलूँ या आर बोलूँ, आर बोलता हूँ भाई, किसी की इच्छा आर बोलने की है। तो इस पॉइंट से आर जितने डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। कैसे कर सकते हैं, तो आ जाओ ऐसे कर सकते हैं। पहले तो ये लेंथ है, एल लेंथ का वायर है, तो उसके ऊपर एक कोई छोटी सी लेंथ क्या एज्यूम करेंगे, डीएल। अब एल है तो डीएल करने देना, मजा आएगा। डीएक्स करूँ, चलो डीएक्स करता हूँ। बुरा भाई, किसी को बुरा लगना चाहिए। डीएक्स लेंथ का मेजर करते वो ये ओरिजिन से कितना दूर है, एक्स दूर है। अब ये एक पॉइंट चार्ज हुआ, अब पॉइंट चार्ज के कारण ये दूसरे कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों को जोड़ती हुई लाइन में, दो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो कनेक्ट करते हैं, आ जाओ, लेट्स ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस इज दिस। डन है, ऐसा होगा भाई। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बहुत ही छोटी, कैसी होगी, बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, डीई। डन है। अब ये डीई दो हिस्सों में रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई रोक सकता, कोई रोक टोक नहीं है, करो सर, तो लोग करेंगे। थोड़ा नीचे आ भाई, चलो। सो नाउ लेट्स रिजॉल्व दिस डी इन टू कंपोनेंट। तो अलोंग द एक्सिस क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, सपोज दिस एंगल इज व्हाट, थीटा है, तो ये भी थीटा, तो ये डी कॉस थीटा, तो ये क्या होगा गाइस, ये हो जाएगा अपना डीई साइन थीटा।
तो मतलब ये वाला जो dx है उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, डी cos थीटा इस साइड और डी sin थीटा ऊपर के साइड। अब ऐसा dx कहाँ से कहाँ तक मेरे को घुमाना है। ओके, पहले इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू लिख दूं। क्या होगा हमें सबको पता है भाई, अगर dx लेंथ के अंदर चार्ज कितना होगा गाइस। ओके, पहले जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन डी ई कैन बी रिटन एज व्हाट, तो के क्यू, के स्मॉल चार्ज क्या मानते हैं, डी क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये आर ये एक्स, तो ये कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 डिवाइड बाय, और लेकिन हमें तो आर स्क्वायर करना है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। अब हमें डी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे डी एक्स लेंथ में डी क्यू चार्ज है भाई, तो क्या लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू वॉट, लेमड़ा इंटू डी एक्स। यूनिट चार्ज में लेमड़ा, तो डी एक्स में कितना लेमड़ा इंटू डी एक्स। डी क्यू की वैल्यू वहां रख देते हैं, आ जाओ मार्केट में, तो ये हो जाएगा के लेमड़ा इंटू डी एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस, कोई प्रॉब्लम। अब हमें इस ई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, तो भाई यहां से यहां तक देखो पहले। वैसे देर आर मल्टीपल टेक्निक्स एंड मल्टीपल मेथड, जो मन में आए। आप जब एक 12th का आप जब इंटीग्रेशन सीख लोगे फिर आप पक्के मैथमेटिशियन बन जाओगे, फिर मैथ्स की चॉइस आपकी रहेगी। यहाँ मैं मेरी चॉइस रखूंगा क्योंकि मैं भी मैथ्स मेरे को भी आता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे गाइस, तो देखो ये वाला एंगल कहाँ से कहाँ घुमाना है, तो ये वाला एंगल हमें घुमाना है ये वाले एंड पॉइंट से ये वाले एंड पॉइंट तक, राइट, हाँ या ना। और इस एंगल को अगर हम मेजर करने जाए तो ये सेंट्रल लाइन से ऊपर वाला एंगल मान लो थीटा 1 है, कितना है, और नीचे वाला एंगल जो है वो है थीटा 2 है। डन है, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको हमें इंटीग्रेट करना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो लेट्स डू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी का क्या हो जाएगा गाइस, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक माइनस, ओके थीटा 2 से थीटा 1। अब थीटा 2 एक्स एक्सिस के नीचे है, तो नीचे वाले को क्या लिखते हैं माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। इक्वेशन रहेगा हमारा के लेमड़ा डी एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक खास बात ध्यान में रखनी थी, यहाँ पे हम देखने जाएंगे तो सारे ऐसे एक्स कंपोनेंट डी कॉस थीटा एडअप होंगे एंड डी साइन थीटा एडअप होंगे, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन अलग एंड वाई का अलग। तो यहाँ पे हम पहले किसका फाइंड कर लेते हैं, चलो इसको मैं थोड़ा रहने देता हूँ, पहले बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिजॉल्व एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं, तो एक्स कंपोनेंट ई एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी ई कॉस थीटा और उसका इंटीग्रेशन, राइट, हाँ या ना, यस। तो हम ये वाली चीज यहाँ पे एड अप करते हैं, तो डी ई का इक्वेशन तो हमें पता है क्या है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, डी है हमारा के लेमड़ा डी एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। डन है, के और लेमड़ा कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, निकाल दो उसको, तो के लेमड़ा आ गया बाहर। इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉस थीटा डी एक्स डिवाइड बाय क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं, कौन सी मेथड, चलो यहाँ पे आर तो कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं, कैन आई राइट डाउन लाइक दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कैन आई टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ले सकते हैं, हमने आगे यही लिया था। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस आर टेन थीटा, तो dx कर सकते हैं अभी डिफ्रेंसिएशन, भाई बातें नहीं, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर तो कांस्टेंट टेन का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं अंदर। चलो तो आ जाओ मार्केट में। ओके, एक्स कॉम्पोनेंट ई एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन। ओके, के लेमड़ा बाहर था पहले, तो के लेमड़ा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो लिख सकते हैं कॉस थीटा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की जगह ओके एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत गाइज, समझ में आ रही है बात? देखो अब के लेमड़ा आर सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा यहाँ पे, हाँ निकलेगा। और यहाँ पे आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा गाइस, सेक स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, एक आर और आर तो कांस्टेंट है, कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो दिस विल बी के लेमड़ा डिवाइड बाय आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा तो पहले से था यहाँ से, बरोबर ना? सही बात है कि गलत है? ये कॉस थीटा तो यहाँ से चलता आ रहा है, सब कुछ घूम फिर के सब कुछ गायब हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा। ये कंक्लूजन समझ सकते हैं? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस? क्या होता है? एक सेकंड भाई, आप तो मेरे को भुला दोगे ऐसा करके, हाँ ना, बरोबर है ना, सही है ना? तो ये लोग ऐसा उल्टा उल्टा बोलते हैं, मेरे को सोचने में मजबूर कर देते हैं। चलो भाई, एंगल कहाँ से कहाँ था, -θ2 से θ1 तक। लिमिट रख सकते हैं के लेमड़ा डिवाइड बाय आर। पहले अपर लिमिट, पहले कौन सी लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा -sin θ1, फिर ये तो माइनस वाला, ओके आई थिंक ये प्लस होगा। भाई एक सेकंड, मेरे को देख लेने दो भाई, कोई लोचा नहीं चाहिए। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है वाई कॉस थीटा, ये मेरे को पता है। तो कॉस का इंटीग्रेशन करूंगा, क्या होगा, साइन थीटा प्लस रहेगा, डन है। उल्टा जो लेने का, इसका आंसर है तो उसका आंसर ये प्लस रहेगा, क्या रहेगा। बड़ी बड़ी बातों में छोटी छोटी बातें नहीं रहनी चाहिए, रहनी चाहिए नहीं। ऐसे जैसे मेरे को कैसे पता चल गया गलत है, ऐसे आपको भी पता चल जाना चाहिए। चलो रखते हैं, क्या हो जाएगा ये sin θ1 इंटीग्रेशन वाला माइनस, अब रख सकते हैं ब्रैकेट में sin -θ2। कोई प्रॉब्लम? अब माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका गाइस, इसका एक्स कंपोनेंट का आंसर हम लिख सकते हैं, फाइनल आंसर Ex इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइड बाय आर sin θ1 प्लस sin थीटा। याद रहेगा ये? तो ये हमें याद होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, अब याद रख सकते हैं। अब दूसरी बात, अब हमें जैसे एक्स कंपोनेंट का समेशन निकाला, अब वैसे डी sin थीटा भी निकालना है, EY। लेकिन आप देखो, चलो तो EY पहले लिख देते फिर आपको दिखाता हूँ। चलो Ex हो गया, नाउ कैन आई राइट डाउन EY लाइक दिस, EY इज नथिंग बट इंटीग्रेशन DE sin थीटा। सही बात है। हमने जब DE की वैल्यू रखी, DE cos थीटा में DE की वैल्यू रखी और पूरा कैलकुलेट किया, तो बीच में लास्ट में सिर्फ क्या बचा था, cos थीटा। तो वहां पे क्या बचेगा, sin थीटा। तो डायरेक्ट यहाँ से ही मैं ये स्टेप से ही मैं उठा सकता हूँ इक्वेशन को, यहाँ तक कॉमन रहेगा, कॉस की जगह सिर्फ क्या लिख देंगे, साइन। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं अपने कि के लेमड़ा डिवाइड बाय आर इंटीग्रेशन -θ2 to θ1 साइन थीटा डी थीटा, डन है। अब साइन थीटा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, माइनस कॉस थीटा।
तो दिस विल बी माइनस कॉस थीटा, लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं के लेमड़ा डिवाइड बाय आर, अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस थीटा 1, इंटीग्रेशन वाला माइनस, माइनस कॉस थीटा माइनस 2 रखेंगे, लेकिन कॉस इज इवन फंक्शन, माइनस को क्या निकल जाता है, क्या बचेगा थीटा, ऐसा सब पता है, पता होना चाहिए। चलो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के लिमड़ा डिवाइड बाय आर, दिस इज कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा, ये क्या आया अपना गाइज ई वाई, ये कौन सा कंपोनेंट आया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखनी हो तो क्या लिख सकता हूं मैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैन बी रिटन एज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई, ई एक्स अपना कितना आया के लैम्डा डिवाइड बाय आर, दोनों में आया था, बरोबर कॉमन निकाल सकता हूँ, आई कंपोनेंट हम लिख सकते हैं उसका साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आई कैप प्लस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 जे कैप, डन है। तो ये हुआ हमारे, हाँ भाई तू देख ले पहले, ये ई वाई है, ये ई एक्स है, डन है। तो के लेमड़ा बाय आर दोनों में से क्या निकलेगा कॉमन, पहले में क्या आएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दूसरे में क्या आएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा जे कैप, डन है। अब हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे ये याद होना चाहिए। अब आए अपनी प्रॉब्लम पे, आए। अब अपनी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है गाइज, क्या प्रॉब्लम है, ये रहा हमारा फिगर, ये एक वायर है एल लेंथ का, जिसका हमें ए डिस्टेंस दिया है कितना दूर सेंटर से, √3L/2 जितना दूर जाना है। चलो तो वायर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में θ1 और θ2 हमें निकालने हैं, दिए वो हम निकालेंगे, 2 मिनट का काम है, आ जाते हैं। अब कौन सा मैथ्स लगाएंगे, 9th क्लास का, कौन से क्लास का वी लव मैथमेटिक्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड, जब देखो तब 9th का ही आ जाता है। ओके, लेंथ उसकी क्या है, एल है। अब देखो यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें दे दी है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब सेंटर से, कहाँ से निकालना है हमें, और वो भी 90 डिग्री एंगल पे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो ये रहा हमारा, अच्छे से ड्रॉ करते हैं शेप लेकर, दिस इज माय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डन है गाइस। और ये वाला डिस्टेंस भी हमें दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म चार्जेड थिन वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग चार्ज क्यू, द डिस्टेंस p फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इज a, ये a दिया है, ये कितना दिया है a, और उस a का भी हमें आंसर दे दिया है √3L/2। चलो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ पहले तो जियोमेट्री को, ये एक ट्राइंगल बनेगा, इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा तो ये, इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, अपने को ये डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है √3L/2, ये अपना सेंटर O है, ये कितना एंगल 90, ये एंगल भी कितना होगा, ये टोटल लेंथ L है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, O से लेके मान लो AB नाम दूँ, तो OA लेंथ क्या होगी L/2, और OB भी कितनी होगी L/2। ये डिस्टेंस अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो PA अगर जो भी PA होगा वही PB होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। कैसे होते हैं ऐसा पता है, बताओ कॉन्ग्रेंट कैसे होते हैं। मान लो ये लेंथ मान लो x है, तो ये भी क्या होगी साइड, ओके, या तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये L/2 लेंथ, ये 90, ये 3L/2 कॉमन, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट हुए कि नहीं हुए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट के क्या होते हैं इक्वल, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल क्या होगा ये, तो अगर ये थीटा अपना यही θ1 और θ2 था, याद है, तो ये अपना θ1 थीटा, तो θ2 भी क्या होगा थीटा, तो θ1 हमें मिल गया, θ1 = θ2 = लेकिन थीटा कितना, तो कोई बात नहीं, L/2 और L लेंथ दे दिए, कौन सा ट्राइंगल tan θ लगा देते हैं,
है ना, इन ट्राइंगल ओ पी बी टेन थीटा कितना होगा भाई, ऑपोजिट साइड L/2, एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा L/2 और ये हो जाएगा √3 और 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 कैंसल, L कैंसल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना मिला गाइस, तो थीटा कितना होगा गाइस, अरे भाई 30 डिग्री लिख दे आराम से, सही बात है तेरी, π/6 इज नॉट अ रॉन्ग, बरोबर, लेकिन ऑलरेडी बहुत लोड ले चुके हैं अब ये 30 डिग्री एंगल कहाँ रखेंगे, ये इक्वेशन में रख सकते हैं, रख देते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट डाउन k लैम्बडा डिवाइड बाय r साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है गाइस, 1/2 साइन 30 आई कैप प्लस cos 30, कुछ लिखना नहीं है, माइनस cos 30, ऐसा ही हो जाएगा, मतलब ये तो क्या हो जाएगा 0, बरोबर ना, वैल्यू रखने की जरूरत, तो मिलजुल के क्या बचा, x कंपोनेंट बचा, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है भाई 1, मतलब इसका आंसर क्या आया k लैम्बडा बाय, लेकिन सर ऐसा ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, लैम्बडा क्या होता है, हमें लैम्बडा दिया ही नहीं है, लैम्बडा तो हमारे फॉर्मूला में था, लैम्बडा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्बडा की जगह Q/L लिख सकता हूँ, और k क्या होता है 1/4πε0 होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात, ओके सही है सब। और r, ओके r क्या है हमारा यहाँ पे, r क्या है, जहां तक हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे लिए r ये है, तो r की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी ना भाई, r क्या है हमारा √3L/2, अब सारी वैल्यू इसके अंदर रखते हैं भाई, चलो तो आ जाओ मार्केट में, k की जगह रख सकते हैं 1/4πε0, लेमडा की जगह रख सकता हूँ Q/L, r की जगह रख सकता हूँ √3L/, डन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा Q/2√3πε0L², ये आपका आ गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ गया, अब जैसे आंसर दिया है उस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, तो इसको नए पेज पे लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू Q/2√3πε0L², 2√3πε0L², और अब आंसर देखते हैं, ढनानन कहाँ है भाई ऐसा, नहीं ए ही है भाई, कहाँ है ऐसा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, बिंगो, डन है, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, डन है, ओके थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।